चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? कह रहे कोई भी फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल्स या आपका इंडिविजुअल, ठीक है, हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऐसी फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स जिसमें ये एबिलिटीज़ है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे असर डाल सकता है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, फैक्टर, फोर्सेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स और फोर्सेस माने जाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको दोनों चीज़ें दे सकता है, थ्रेट्स भी दे सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आना, कैसे नेचर के? पॉजिटिव। अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कि पॉजिटिव हैं आपकी फर्म्स के लिए और आपकी फर्म्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। थ्रेट्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो निगेटिव हैं। निगेटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं जो कि आपकी फर्म्स की परफॉर्मेंस को रोकते हैं, हिंड्रेंस करते हैं, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? थ्रेट्स हो जाते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको दोनों देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है और थ्रेट्स भी दे सकता है। यानी कि हो सकता है आपकी फर्म्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दे, या हो सकता है आपकी फर्म्स के लिए वो थ्रेट्स क्रिएट कर दे। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं और थ्रेट्स भी हो सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस एंड क्रिएट द थ्रेट फॉर अनदर। बिजनेस एनवायरनमेंट एक के लिए अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, दूसरे के लिए थ्रेट्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक सॉफ्ट जूस ड्रिंक वाले था, तो अब क्या होने लगा कि सपोज करो ये कहने कि एक एरिया था जहाँ पर दोनों दुकान थी, एक सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान भी, सॉफ्ट ड्रिंक्स की शॉप भी थी और एक कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप भी थी। तो अगर लोग इसकी ओर शिफ्ट होने लगे, ठीक है ना, अगर लोग अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और ज़्यादा अवेयर हो गए और वो आपकी जो जो आपके जूस है, ठीक है ना, जो आपकी जूस की शॉप है, ये जूस की है, अगर जूस की शॉप की तरफ शिफ्ट होने लगे तो इसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी, पर इसके लिए क्या बन जाएंगे? थ्रेट्स बन जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट ऑफ ए प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूस विल बी वेलकम एज ए अपॉर्चुनिटीज बाई द जूस कंपनी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए क्या क्रिएट कर देंगे? टेक इट एज एन थ्रेट्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। यही रीज़न है कि आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको दोनों दे सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करके दे सकता है, थ्रेट्स भी क्रिएट कर सकता है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी होती है आप जिससे मार्केट में सर्वाइव और ग्रो करते रहें। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, कंप्लीटली उसके बारे में अवेयर होना और या उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने को, उस प्रोसेस को एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहते हैं। स्कैन करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, यानी कि उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रॉपरली उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इसको कहते हैं। एक नीचे एडिशनल टॉपिक दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर और फोर्सेज आते हैं। हम लोग ने यहाँ पर एक टर्म्स पढ़ी थी, पॉजिटिव और निगेटिव कैसे चेंजेस होने चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस, ठीक है ना, उनकी बात चल रही है। यानी कि हम लोग स्टडी इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं करते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को करते। क्या होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, समझ लेते हैं हम लोग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो आते हैं, एक आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इट रिफर्स ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट प्रेजेंट का होता है विद इन द बिजनेस एंड हैव कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर। इन फैक्टर्स के ऊपर आपके खुद के कंट्रोल होते हैं, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है, प्रोडक्शन मेथड क्या, एक्सेट्रा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस से बाहर होता है,
एंड बिजनेस हैव नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो जब हम लोग स्कैनिंग करने की बात कर रहे थे तो हम लोग इन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है माइक्रो या मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफाई एनवायरनमेंट, और एक होता है जनरल मैक्रो। स्पेसिफाई एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपके बिजनेस से, आपके बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, ये आपके डायरेक्टली रिलेट करते हैं, बहुत क्लोजली रिलेट होते हैं आपके एक्सटर्नल। और इन फैक्टर का इन्फ्लुएंस जो होता है वो हर एक यूनिट पे अलग अलग पड़ता है, यानी कि ये आपके ही फर्म्स पे स्पेसिफाई असर डालते हैं, इसीलिए इनका नाम स्पेसिफाई फैक्टर या एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर, अगर आपके एक एक आपकी कस्टमर आपको छोड़ के दूसरे दूसरे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट यूज करने लगे, इसका मतलब क्या हो गया, आपके बिजनेस पे असर पड़ा। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर, आपके कॉम्पिटिटर्स, पर अगर वो आपके बिजनेस पे ही असर डालते हैं, यानी कि आपके बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेट होते हैं। मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप रखते हैं और इनका लगभग सभी बिजनेस पे सेम असर पड़ता है, जैसे कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ये हम लोगों के सिलेबस में यही है, जब हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे तो हम लोग इन 5 फैक्टर्स की बात करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं। अब होता क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली आप इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करते हो, ठीक है। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, मैंने बता दिए ये, ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। और रीड क्या समझ में आ गया है कि अगर मैं इनसे पूछूं इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, विद इन द बिजनेस पाए जाते हैं, ये आउटसाइड बिजनेस पाए जाते हैं। इस पे कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इस पे नो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, बस यही मीनिंग है इनकी। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक और जनरल की, कभी कभार स्पेसिफिक और जनरल्स के जरूर एक दो बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले पूछे गए हैं कि लिस्ट एनी 2 फैक्टर 4 फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कि आपके बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेट करते हैं और इनका असर आपके बिजनेस पे, हर बिजनेस यूनिट पे अलग अलग पड़ता है। जबकि जनरल वो होते हैं जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है बिजनेस का और सब पे लगभग सेम असर पड़ता है, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, ये एग्जाम्पल हैं स्पेसिफिक के। पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ये सब एनवायरमेंट किसके हैं, आपके जनरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स। चलिए ये इतना था। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे। तो टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, हम लोग कौन से फोर्सेस की बात करेंगे, एक्सटर्नल, यानी कि वो फोर्सेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ फोर्सेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस, जो कि आपकी फर्म पे डायरेक्टली असर डालेंगे और इनडायरेक्टली डालेंगे। डायरेक्टली असर कौन डालते हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वाले फैक्टर, और इनडायरेक्टली कौन डालते हैं, आपके जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है नेक्स्ट, इसके में क्या लिखा है, स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ, स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड्स कौन कौन से होते हैं, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कस्टमर्स एक्सेट्रा, जो कि आपके बिजनेस फर्म्स को डायरेक्टली असर डालते हैं। और जनरल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, जो कि आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली असर डालते हैं। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा फीचर्स है वो है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, अनसर्टेन इन नेचर होता है। अनसर्टेन का मतलब जैसे आप पता नहीं कर सकते। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है इट इज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ये पता लगाना है कि फ्यूचर में एनवायरमेंटल चेंजेस क्या होंगे, ये डिफिकल्ट टास्क है, यानी कि डिफिकल्टीज है, पता नहीं लगा सकते हम लोग आसानी से, तो इसलिए वो अनसर्टेन है। और साथ साथ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी पता लगाना मुश्किल है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट डिफिकल्ट है या अनसर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेन वर्ड है क्यों, क्योंकि ये डिफिकल्ट है कि क्या फ्यूचर में चेंजेस आएंगे या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पता लगाना मुश्किल है। रिलेटिव फैक्टर्स है, रिलेटिविटी है बिकॉज इट्स इम्पैक्ट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन्स टू रीजन्स, पर्सन टू पर्सन एंड फर्म्स टू फर्म। हर किसी पे असर अलग अलग हो सकता है, कंट्री टू कंट्री इसका इम्पैक्ट अलग पड़ रहा हो, रीजन टू रीजन अलग पड़ रहा हो,
प्लेस टू प्लेस अलग पड़ रहा हो, पर्सन टू पर्सन अलग पड़ रहा हो, फर्म्स टू फर्म्स अलग पड़ रहा है। अभी जब हम लोग ऊपर एग्जाम्पल देख रहे थे, एक फर्म्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ थी जूस कंपनीज के लिए, और आपकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के लिए क्या थी, थ्रेट्स थे। तो यानी कि फर्म्स टू फर्म्स इम्पैक्ट अलग अलग पड़ सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन द पार्ट सेपरेटली। हम लोग इसे पार्ट्स में तो समझ सकते हैं, बट अगर हम लोग इसकी टोटलिटीज़ की बात करें, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द टोटलिटीज़। इंटर रिलेटेडनेस है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर्स का दूसरे पे असर पड़ता है, एक फैक्टर्स का दूसरे पे असर पड़ता है। इंटर रिलेटेड, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड, दीज आर क्लोजली इंटर रिलेटेड इन द, इट मीन्स ए फैक्टर में अफेक्ट द अदर्स। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आए, ठीक है ना, तो उसका एक ने एंड्रॉयड को अपॉर्चुनिटी ली, दूसरे के लिए क्या हो गया, एंड्रॉयड के आने से नोकिया का मार्केट खराब हो गया। यानी कि एक फैक्टर्स की वजह से दूसरे पर असर पड़ा, ठीक है। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो गया, इंटर रिलेटेड है। जैसे आप हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, उसके कारण किसकी डिमांड कम हो रही है, जो आपके जंक फूड्स हैं उनकी डिमांड कम हो रही है, और जो रोस्टेड फूड्स हैं या जो मिनरल वाटर्स है उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इसका क्या हो गया, एक फैक्टर का दूसरे पर असर पड़ता है, तो इंटर रिलेटेडनेस है। लास्ट पॉइंट है डायनेमिक। डायनेमिक क्यों है? बिकॉज इट कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग इन द टेक्नोलॉजी, कस्टमर पैशंस एंड टेस्ट एक्सेट्रा। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जैसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके टेक्नोलॉजी, कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, इनमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर्स भी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों के इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट जब आप अंडर इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, स्कैन करते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, और आपको उससे लिए क्या बेनिफिट मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले बेनिफिट उठाने स्टार्ट कर देते हो मार्केट से। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाई द एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट प्रायर टू द कंपटीटर्स। इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, मारुति, ठीक है, जो मारुति उद्योग को ये पता चला कि इंडिया में स्मॉल कार की डिमांड बढ़ सकती है, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया। तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, उन्हें ये लगा कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली बहुत है, छोटी गाड़ियों की डिमांड हो सकती है, सबको पसंद भी है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी करिए और सबसे पहले लॉन्च किया, इससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। ये रीज़न है कि मारुति आज भी स्मॉल कार की लीडर कंपनी मानी जाती है। ऐसे ही जब ऑटोमोबाइल्स बनना स्टार्ट हुआ तो नैरोलैक को ये बात पता चली कि इंडिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑटोमोबाइल्स को पेंट करे, तो उन्होंने मारुति के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, यानी कि उन्होंने भी अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब क्या होता है कि आपको फिर भी एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको ये पता चल जाए कि क्या मुसीबत आने वाली है, तो आपके लिए एक सिग्नल मिलेगा, वार्निंग सिग्नल मिलेगा कि भाई अपनी एक्टिविटीज़ को सही करो, ठीक है। जैसे पहली बार मारुति कर दिया, अगली बार उसने मार्केट को स्कैन किया तो उन्हें ये बात पता चली कि और भी कंपटीटर्स मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं स्मॉल कार को लॉन्च, तो उन्होंने क्या किया, अपने उसी साल से ऑपरेशंस को और अपने ऑपरेशंस को चेंज करना स्टार्ट किया। यानी कि उन्हें पता था कि ये चीज़ें उनके ऑपरेशंस पे अफेक्ट डाल सकती हैं। तो करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट विच में एडवर्सली अफेक्ट देयर ऑपरेशन, अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। जो निगेटिव, एडवर्सली का मतलब क्या होगा, निगेटिवली असर डाल सकते हैं किनके, उनके ऑपरेशंस को, तो उन्हें आप कर लेते हो। तीसरा है ट्रैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप उससे पता लगाते हो। यानी कि एनवायरनमेंट को स्कैन करने से आपको ये भी पता चलता है टू नो द एबिलिटीज ऑफ द रिसोर्सेज एंड मेकिंग दैम अवेलेबल ऑन द टाइम, कि रिसोर्सेज अवेलेबल कहाँ है और किस टाइम पे हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे। तो आप ट्रैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज कर पाते हो, किसकी वजह से, एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए। कॉपी विद द रैपिड चेंजेस, ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, हेल्प इन नोइंग द चेंजेस, चेंजेस को पता लगाने में मदद करते हैं, विच वाइज टेकिंग द प्लेस एंड हैज़ बीन फेस सच चैलेंजेस इफेक्टिवली, और जिससे उन चेंजेस को आप इफेक्टिवली फेस कर सको, इसलिए आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो। जैसे कि अब समझ में आ रहा है कि आजकल अगर आपको रूटीन टास्क वगैरह करना है तो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन में जाना है, अगर आपको बिजनेस अपना एक्सटेंड करना है, तो चेंजेस को आप
देख लेते हो, समझ लेते हो जब एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, और उसी को बहुत अच्छे से फेस कर पाते हो। तीसरा, असिस्टेंस इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। असिस्टेंस का मतलब हेल्प करता है ये, ठीक है, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि न्यू पॉलिसी, अब यहाँ पर लिखा है हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी एंड न्यू प्लानिंग करने में। जैसे आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर कोई आपकी बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे एरिया में पड़ी जहाँ पर टूरिस्ट बढ़ते हैं, तो आप देखते हो होटल इंडस्ट्री, ठीक है ना, जितने भी पहले होटल्स वगैरह थे उन्होंने अपने होटल्स को किस ढंग से मॉडिफाई कर लिया, कुछ हद तक इस ढंग से मॉडिफाई किया है जिससे टूरिस्ट अटैच हो सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी अप्रोच वो कैसे आपकी प्लान्स एंड पॉलिसीज को फॉर्मेशन करोगे। मैं सिंपल एग्जांपल देके इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो जैसे कि आपकी दो एरिया है, एक आपके राजस्थान टाइप, राजस्थान वाले एरियाज में है, ठीक है, या ऐसा एरिया गुजरात हुआ, ठीक है, या कोई ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा जैसे हिल एरियाज हैं, ठीक है, हिली एरिया। अब यहाँ पर अगर बिजनेसमैन आते हैं तो बिजनेसमैन जब भी जाता है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि बहुत A1 फैसिलिटीज मिले। अगर वो कोई भी प्रोसीजर है, कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है तो उसे A1 फैसिलिटी, क्योंकि उसे केवल रहना है और उसके बाद चले जाना है। पर जब आप हिली एरियाज में देखते हो तो सारे होटल्स इस ढंग से मॉडिफाई होते हैं कि उन्हें पता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है अपने। तो एनवायरनमेंट को स्कैन करने से समझ में आ जाता है कि कैसी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। लास्ट पॉइंट लिखा है इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करती है एनवायरनमेंट, इट्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूविंग इट परफॉर्मेंस फॉर स्टिल कम्पीटिंग द सक्सेसफुल विद द अदर्स कंपनी, ठीक है, जिससे कि आप कंपटीशन में बने रहें दूसरी कंपनीज के साथ, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंप्रूविंग कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया जैसे ओनिडा बीपीएल्स वगैरह थे, बहुत सारी कंपनीज ऐसे थी टेलीविजन में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती थी, तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाते रहे, जब कलर टीवी का टाइम हो गया तो उनकी क्या हो गया कि वो मार्केट से बाहर हो गए। यही एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं कि सक्सेसफुल अगर आपको करना है, सक्सेसफुल विद अदर कंपनीज के साथ रहना है तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगा। इंप्रूव तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोग का था। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक, केस स्टडीज जनरली आती है उससे। डायमेंशंस या कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स क्या कह रहे हैं कि वो सारे फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन पे असर डाल सकते हैं। जनरली जनरल एनवायरनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन माना जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जनरल एनवायरनमेंट के वो नीचे एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये 5 एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके में अगर केस स्टडीज़ आती है तो आपको इन्हीं एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इन्हीं को आपको बताना है, यानी कि जनरल एनवायरनमेंट को पता लगाना है। हर एक एनवायरनमेंट का हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैं मीनिंग डिस्कस करूँगा, उसके बाद उसका फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इम्पैक्ट कैसा पड़ता है उसका वो पढ़ेंगे, और एक लास्ट पॉइंट एक एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको इंडिविजुअली भी ये आते हैं एक या दो फैक्टर लिखने को तो काफ़ी आपके पास आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। जब किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस को मिला देते हैं तो वो हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और उन पॉलिसीज़ को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया जाता है, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ द पीपल्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बिजनेस फर्म, जो कि फर्म्स को अफेक्ट करेंगी। कैसा अफेक्ट डालेंगी? डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट डालेंगे बिजनेस पर, ठीक है। यानी कि कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिकल चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी प्लान्स, पॉलिसीज़ या कंडीशन से सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन होता है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। जैसे आजकल बैंक लोन्स ऑफर कर रही है एट ए नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कम्प्लीटेड, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट,
चेंज इन द इनकम, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं, आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। सोशल एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन है वो सारे करेक्टरिस्टिक्स का, ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके आसपास या उसके से रिलेटेड जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कस्टम्स क्या है, बिहेव क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, लाइफ स्टाइल्स क्या है, वैल्यू क्या है लोगों की, ये सब फैक्टर्स हैं किसके, सोशल एनवायरनमेंट के। सोशल एनवायरनमेंट लॉन्ग रन में असर डालता है, ठीक है, इफेक्ट इसका लॉन्ग रन होता है। मैं सिंपली बता दूं, पांचों एनवायरनमेंट में केवल सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है जिसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट है, बाकी सबका डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लोग आजकल ज़्यादा टेंशन देते हैं अपनी हेल्थ पे, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मिनरल वाटर्स और डाइट कोक्स की डिमांड बढ़ रही है। So mineral waters and increase the demand of the इंक्रीज हो रही है, और टबैको या ऐसे कोई भी फैटी फूड्स, जंक फूड्स की डिमांड जो होती है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तीसरा जो एनवायरनमेंट है हमारा वो है टेक्निकल एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक्निकल एनवायरनमेंट क्या कह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट रिफर्स टू द इनोवेशन रिलेटिंग टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके कोई भी फेसेस से, कोई भी पार्ट से, या कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज में अगर कुछ इनोवेशन होता है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। यानी कि ऑटोमोबाइल्स को बनाने का नया ढंग आ गया, सपोज करो ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स में अब नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो पानी से चल रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंट है टेक्निकल एनवायरनमेंट, वो केवल और केवल ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, और कोई इंडस्ट्रीज़ पे इसका खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या एनवायरनमेंट में इनोवेशन हो रहा आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, वो आपके लिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे इम्प्रूवमेंट इन द साइंटिफिक आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है ना, किसके, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। जैसे बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू इंटरनेट एग्जाम्पल है इसका, इसका भी इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, डायरेक्टली और इमीडिएटली पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है रिफर्स टू द पॉलिटिकल कंडीशंस और एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द बिजनेस। ये दोनों बातें याद रखना कि पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है और गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो कैसे प्रमोट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है उसमें आते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, प्रोफाइल क्या है पॉलिटिकल लीडर्स का, कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया का या अपनी कंट्री का क्या कह रहा है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट्स की, ठीक है, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है और इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दे रखा है कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे 2009 में, उसके कारण जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसका जो आपका प्राइस इंडेक्स था वो 2100 पॉइंट से बढ़ गया था इन ए डे में, ठीक है। और लास्ट हम लोगों का जो है वो है लीगल एनवायरनमेंट, वो जो है हम लोगों का लीगल एनवायरनमेंट है। लीगल एनवायरनमेंट किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है, लीगल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट बता रहे हैं कि लॉ या लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, पहली बात, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है वो भी आएंगे लॉ में, कोर्ट जजमेंट या डिसीजंस ऑफ द वेरियस कमीशंस और एजेंसीज, अगर कोई कमीशंस और एजेंसीज ने कोई डिसीजंस दिए हैं या कोई जजमेंट दिए तो वो भी हमारे लॉ के पार्ट्स बनते हैं। यानी कि लॉ में तीन चीज़ें आती हैं कि एक तो जो लॉ बना हुआ है, लेजिस्लेचर्स पास किए हैं गवर्नमेंट ने, वो आ जाएगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ जाएंगे, तीसरा कोर्ट जजमेंट या डिसीजंस, किसी भी कोर्ट जजमेंट, तीसरा कोर्ट जजमेंट हो गया हमारा, और चौथा हमारा हो गया कि जो डिसीजंस हैं किसी भी कमीशंस के या एजेंसीज के, उन्हें भी कंसीडर किया जाता है। यही आपके फैक्टर्स भी हो गए। तो वेरियस लॉ, लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड, लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग आर द फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका भी डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि अल्कोहल बैगेज आर प्रोहिबिटेड
टू बी एडवर्टाइजमेंट ऑन द दूरदर्शन चैनल, ठीक है ना, दूरदर्शन चैनल उस पर ये अल्कोहल के पैकेज वगैरह इनका एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, रोक लगी हुई, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द लीगल एनवायरमेंट। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी? 1991 में आई थी। या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ क्या था कि 1950 के आसपास हम लोग 1950 में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूट बन गया, हम लोग स्टार्ट कर दी, तो गवर्नमेंट ने उस समय बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे जिससे फॉरेन कंपनीज अपने यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं होते, तो होते होते अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का ये पर्पज़ था। पर 1981 तक कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई थी। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो कुछ ही मेजर प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने पूरे मार्केट को पूरी ऐसे मान के पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा था। तो गवर्नमेंट को फिर 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जिसके कारण उन्होंने कंपटीशंस को प्रमोट किया बिटवीन द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेडर्स के बीच में, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो। और तीसरी चीज़ उन्होंने प्रमोट किया लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये पर्पस था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने में। जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1981 में, तो उसमें सबसे पहले ये रीज़न था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या फीचर्स थे? सबसे पहला इसमें डी लाइसेंसिंग। ओनली 6 इंडस्ट्रीज आर केप्ट अंडर द लाइसेंस स्कीम। केवल 6 इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई थी जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। दूसरा, एंट्री टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स को देने लगे एंट्री। जो पहले पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी एंट्रीज, उनको अब प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया। द रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स वाज लिमिटेड ओनली द 4 इंडस्ट्री। 4 इंडस्ट्रीज केवल कंट्रोल में रखी गवर्नमेंट में जहाँ पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था। बाकी सारी इंडस्ट्रीज को किसके लिए ओपन कर दिया? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट आर कैरिड आउट इन द मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा। होता क्या है डिसइन्वेस्टमेंट? मतलब जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है, ठीक है, स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर्स में, उसे विड्रॉ करने को हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना पैसा निकालने लगे, यानी कि जो उनका स्टेक था वो विड्रॉल करने लगे, और सेल किसको करने लगे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल करने लगे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट दे दें। पब्लिक सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ जरूरी थी। ठीक है, तो डी लाइसेंसिंग होने लगी। लिबरेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज, बहुत सारी, ये मान के चलिए बहुत इजीनेस ला दिया गया कि इसमें फॉरेन पॉलिसीज जो बनी थी पहले वो बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दी गई हैं। इन मैनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउ। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर डायरेक्ट 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया था। ना केवल फॉरेन पॉलिसीज में, टेक्निकल एरियाज में भी बहुत सारी लिबरेशंस लाई है। मतलब मैं बता दूं, ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाती थी अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते थे। अगर कोई टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन करते हो किसी फॉरेन कंपनी के साथ, तो अगर आप कोई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की सोच रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको परमिशंस मिल जाती थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेटिंग अप ऑफ द फॉरेन, सेटिंग अप ऑफ FIPB, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, बस सेटअप टू प्रमोट एंड ब्रिंगिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया। एक बोर्ड भी स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसका पर्पस क्या था? जिसका पर्पस था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट एंड ब्रिंगिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी वेरियस बेनिफिट्स ऑफर करे गए जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया जाए। तो ये 7 फीचर्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। सबसे पहले डी लाइसेंसिंग किया, केवल 6 इंडस्ट्री छोड़ के बाकी सबके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री देने लगे, केवल 4 इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया पब्लिक सेक्टर्स के लिए, बाकी सब ओपन कर दी गई। डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, यानी गवर्नमेंट अपना स्टेक विड्रॉल करने लगी। लिबराइजेशन लाई गई दोनों चीज़ों में, एक तो फॉरेन पॉलिसी में भी लाई गई, डायरेक्ट 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया बहुत सारी सेक्टर्स में, और टेक्निकल एरियाज में भी लिबराइजेशन लाई गई, यानी कि आपको ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाती थी अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, दूसरी बात, एक बोर्ड सेटअप किया गया, ठीक है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए इंडिया में, और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी गई। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके, तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिबराइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। क्या होता है लिबराइजेशंस का मतलब?
रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, यानी कि जो पहले स्ट्रिक्ट रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उन्हें रिमूव कर दिया गया, यानी कि गिविंग मोर फ्रीडम टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कराई। इंडिया हैज़ गॉट द इंडियन कंपनी गॉट लिबरेशन इन द फॉलोइंग वे, इस ढंग से उन्हें लिबरेशंस बताए गए, क्योंकि ज़्यादातर लाइसेंस हटा दिया गया, एक्सपेक्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज, कुछ ही में रह गया था, अभी हम लोग पढ़ के आए थे, केवल 6 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, एक्सटेंड या कंसंट्रेशन करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर सकते। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस को फिक्स करने की फ्रीडम थी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास। लिबरेशन इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें तो बहुत ज़्यादा लिबरेशन है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्सपोर्ट में तो ड्यूटीज़ आपकी ख़त्म ही कर दी गई थी, कुछ ही रिसोर्सेज में ड्यूटीज़ थी, बाकी सबके लिए आपके एक्सपोर्ट जो थे वो में कोई टैक्सेस नहीं लगता था। इम्पोर्ट में टैक्सेस लगता है, पर हाँ अगर कोई आप ऐसी चीज़ लाते हो, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हो, तो उसके लिए भी इंपोर्ट की ड्यूटीज़ बहुत कम थी या ना थी ही नहीं, ठीक है। फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा लिबरेशंस हुई, ये सारी चीज़ें करी गई जिससे लिबरेशंस लाई जा सके। उसके बाद आए प्राइवेटाइजेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग मोर रिसोर्सेज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में ज़्यादा रिसोर्सेज थमा देना, यानी गिविंग एंट्री टू द प्राइवेट सेक्टर इन द एरिया, उन एरियाज में विच आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व थे उसमें एंट्री दे दी किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट किया, फिर एक बोर्ड सेटअप किया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका पर्पस क्या था कि जो लॉस मेकिंग यूनिट थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करें, पर अगर वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहे तो उन्हें क्लोज डाउन कर दें या सेल आउट कर दें, किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। और डाइल्यूशन ऑफ द स्टेक, डाइल्यूशन का मतलब क्या, मिक्स करना, ठीक है ना। तो स्टेक जो थी गवर्नमेंट की वो मिक्सअप होने लगी किसके साथ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द होल वर्ल्ड, जितनी भी एक्टिविटीज़ है दुनिया भर की उसे ग्लोबलाइज कर दिया, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी दुनिया में कस्टमर्स अवेलेबल है, और कस्टमर्स के लिए पूरी दुनिया से प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरी दुनिया को आपने एक कर दिया, इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ होल वर्ल्ड। इनकरेज द फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनकरेज करना किसको, फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को। टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, द ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाने के लिए कुछ चेंजेस, क्या स्टेप लिए गए, जैसे इम्पोर्ट लिबराइजेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट में लिबराइजेशन किया गया, यानी कि गवर्नमेंट रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। कोई कैपिटल गुड्स आप लाते थे, टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करते थे, तो उसके लिए इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा लिबराइजेशन हो गया, जितनी रिस्ट्रिक्शन थी लगभग सभी रिमूव कर दी गई। दूसरा, पहले एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, जिसे बाद में रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया। जो आपका फीरा था, उसका फीरा जो थे वो आपका केवल रेगुलेशंस करता था, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था कि कैसे क्या करना है, एक तरह से एग्री, ठीक है ना। और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है वो कुछ डिसीजंस भी लेने लगे, तो इसका स्कोप थोड़ा सा वाइडर था, ये थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता था इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे चेंज करके, रिप्लेस करके ये एक्ट ला दिया गया, जिसकी एक्टिविटी थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी गई, यानी कि फीरा की एक्टिविटीज़ और इंक्रीज करके फीमा बना दिया गया। उसके बाद रेशनलिज्म ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर्स, जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स था उसमें चेंजेस किए गए, ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया। टैरिफ का मतलब हो गया टैक्सेस का स्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया गया और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया। तो ये सारे चेंजेस किए गए ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ये मीनिंग थी। उसके बाद आता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का या प्राइवेटाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे। सबसे पहली बात,
इंक्रीजिंग इन द कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गई, डी लाइसेंसिंग होने के कारण और एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म्स के कारण जो इंडियन मार्केट में इंडियंस फर्म्स के लिए कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ को और अच्छा करना पड़ा, परफॉर्मेंस बेटर आने लगी। दूसरा है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर ज़्यादा अवेयर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती थी मार्केट की, जिसके कारण मार्केट को कंज्यूमर या वायर ओरिएंटेड बनाना पड़ा। नाउ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। आजकल वही प्रोडक्ट बनते थे जो किसके अकॉर्डिंगली, किसके डिमांड को दिमाग में रखते हैं, कस्टमर्स के डिमांड को दिमाग में रखते हुए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे। पॉइंट नंबर 6 भी लगभग यही बात लिखी है, मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज होता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि कुछ भी बना दो, सेल करना है। पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में उन्हीं चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी कस्टमर्स को डिमांड होती है और उन्हें मोर सेटिस्फिकेशन देने की कोशिश की जाती है। तो यही लिखा है, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था उसे किससे रिप्लेस कर दिया गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से बना दी, रिप्लेस कर दिया। टुडे द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, वही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी जरूरत किसको थी, कस्टमर्स को होती है। तीसरा है रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस हुए, एडवांस हुए, इम्प्रूव्ड हुए, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी वो इम्प्रूव हुए, इसके कारण मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाया एट मिनिमम कॉस्ट। बट इसका एक डीमेरिट्स भी है, ये टफ चैलेंज बन के आया किसके लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को आसानी से इम्पोर्ट नहीं कर पाती थी। नेसेसिटी फॉर द चेंजेस आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द चेंजेस इन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स में चेंजेस आए, हैज मेड इट नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रीजन है कि बिजनेस को भी अपनी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, अपनी पॉलिसीज और ऑपरेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होने लगा। मार्केट क्योंकि हम लोग को पता है कि टुडे रिक्वायर्ड द पर्सन, हम लोग को ऐसे चाहिए जो कि हायर हायर कॉम्पिटेंटिव हो और ग्रेट कमिटमेंट हो उनके टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी हो गया था। तो चेंजिंग मार्केट कंडीशन फॉर टुडे, मतलब उस समय की बात चल रही है, रिक्वायर्ड द हायर कॉम्पिटेंट पर्सन और ग्रेटेस्ट विच अराइज द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जरूरत पड़ने लगी। तीसरा है रिडक्शन इन द बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर्स, जो बजट एनुअल बजट होता था गवर्नमेंट, उसमें बहुत सारा पैसा पहले पब्लिक सेक्टर्स को देती थी, पर उन्होंने अब ऐसा करना बंद कर दिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद। उन्होंने कहा था जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को इफेक्टिवली नहीं चला पा रही उसे क्लोज डाउन कर दो, उसके लिए उन्होंने बोर्ड भी सेटअप किया था, हम लोगों ने पढ़ा था। द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इज गोइंग टू रिड्यूसिंग करा गया, एंड पब्लिक सेक्टर हैज टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अगर उन्हें पब्लिक सेक्टर्स को अपने आपको ग्रो और सर्वाइव करना है तो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना होगा। लास्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट इज ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। बहुत सारी जो जो एक्सटर्नल ट्रेड में लिबरलाइजेशंस आई है, यानी कि एक्सपोर्ट में जो लिबरलाइजेशंस आई है, उसके कारण क्या हो गया कि एज ए रिजल्ट मैनी इंडस्ट्रीज कंपनीज अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज एंड गॉट ए लॉट ऑफ सक्सेस। बहुत सारी कंपनीज के लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल ही क्या बन गया, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। तो ये हम लोगों का था कि क्या इम्पैक्ट पड़े। उसके बाद जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक है जो रिसेंटली ऐड किया गया है, ठीक है, वो है आपका डिमोनेटाइजेशन। क्या होता है डिमोनेटाइजेशन, डिस्कस करेंगे हम लोग, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का। डिमोनेटाइजेशन का मतलब हम लोग को पता है कि ये कब हुआ, 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कि ये चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, जो डोमिनेशन नोट्स थे 500 और 600 के, वो हटा दिए गए विद इमीडिएटली इम्पैक्ट। बट हाँ, कुछ एरियाज के लिए, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, कुछ स्पेसिफाई पर्पस के लिए उन्हें रखा गया पेइंग द यूटिलिटीज बिल्स, ठीक है। यानी कि हम लोग को पता है कि 500 1000 के नोट से हम लोग पेमेंट कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का, इनके लिए अलाउ करे गए थे। बाकी सबके लिए उन्होंने बैन कर दिए थे, आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि लीगल टेंडर उनका खत्म हो चुका था उन नोट्स का, ठीक है। दिस लीड टू द 86% ऑफ द मनी सर्कुलेटेड इज इनवैलिड, यानी कि 86% मनी कैसी थी, इनवैलिड सर्कुलेट हो रही थी। द पीपल्स हैज डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक विच कम along with the restrictions on place on the withdrawal। कह रहे हैं कि जो भी लोगों के पास अब इनवैलिड करेंसी हो गई थी वो डिपॉजिट करे बैंक में, और उनके कैश विड्रॉल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। इन द सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वर्टिंग जो थी, कन्वर्टिबिलिटी थी डोमेस्टिक मनी की या बैंक डिपॉजिट में, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे।
हम लोग पता है 2000 4000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते थे एक दिन में। पर्पस क्या था डिमोनेटाइजेशन लाने का? एक तो करप्शन को रोकना, ठीक है, उसके बाद जो पैसा जाता था इलीगल एक्टिविटीज को फाइनेंस करने में उसको खत्म कर देना, या जो ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही थी उसको खत्म कर देना, ठीक है ना, जो कि डिक्लेयर नहीं हुई थी टैक्स अथॉरिटीज के पास। ये पर्पस था डिमोनेटाइजेशन करने का। फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन के? ठीक है, डिमोनेटाइजेशन व्यूज एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स की तरह से देखा जा रहा था। यानी कि जो होल्डिंग कैश थी, ठीक है ना, डिक्लेयर इनकम जो थी वो तो आप डिपॉजिट कर सकते थे बैंक में और एक्सचेंज कर सकते थे विद ए न्यू नोट्स, बट जो ब्लैक मनी लोगों के पास थी वो अनडिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ थी, ठीक है ना, जिसपे आपको पे करना था पेनल्टी रेट, यानी कि आप उससे पेनल्टी रेट पे करें तभी आपकी मनी किसमें होगी, डिक्लेयर, ठीक है। तो ये थी। दूसरी थी, इनका पर्पस क्या था कि टैक्स इवेशन, जो टैक्स की चोरी हो रही थी उसे रोका जा सके। डिमोनेटाइजेशन हैज टू लीड द एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजिंग देयर सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, चैनलाइजिंग द सेविंग, जो सेविंग पहले घरों में थी, ठीक है ना, उसे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में रखा गया, जो कि जरूरी था इकोनॉमी। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या, बैंक में डिपॉजिट होने लगे, ठीक है। तो द मच ऑफ द कैश दैट हैज टू बी डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम इज वांटेड टू विड्रॉल, but some of the new deposit scheme offered by the bank will continues to provide a base loan and at the lower rate of interest। इसी कारण क्या हो गया, जो बेस लोन्स थे या लोन्स थे वो लोअर रेट पे हम लोगों को मिलने लगे, क्योंकि फंडिंग बहुत ज्यादा पहुंच गई किसके पास, बैंक के पास पहुंच गई, डिपॉजिट बहुत ज्यादा आ गए। अनदर फीचर्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन इज क्रिएट ए कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी। इसका पर्पज ये भी था कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। कैश लाइट इकोनॉमी को डेवलप। अब क्या हुआ, जो चैलेंजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इंप्रूविंग द टैक्स कंप्लायंसेस। एक तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में पहुंची सेविंग आपकी, और टैक्स कंप्लायंसेस को ज्यादा अच्छे से फुलफिल हो पा रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता था कि किसके पास कितनी मनी है, तो टैक्स भी चोरी नहीं हो पा रही थी। देयर इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट डिजिटल ट्रांजेक्शंस रिक्वायर यूज द सेल फोन फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। इसके जो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे वो ये था कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिक्वायर क्या चाहिए थे, एक सेल फोन होने चाहिए थे कस्टमर्स के पास, और पॉइंट ऑफ सेल मशीन होनी चाहिए थी, ठीक है ना, जो भी बिजनेस यूनिट है उसके पास, विच आर ओनली वर्क इफ देयर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी, और वो तभी पॉसिबल है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये चीजें नहीं थी। The disadvantage of the counterbalance by understanding is that it helps the people in the formal economy and therefore increasing the financing saving and reducing the tax evasion, ठीक है। पर इसका डिसएडवांटेज को हम लोग ये बोल सकते हैं, काउंटर बैलेंस कैसे कर दिया गया कि जो फॉर्मल इकोनॉमी थी उसमें बड़े आसानी से लोगों के पास ये सारी चीजें थी, तो उससे फाइनेंशियल सेविंग लोगों की इंक्रीज हुई और टैक्स की जो चोरी हो रही थी वो बची, जिसके कारण चीजें अपने आप सस्ती होने लगी। तो इनफॉर्मल फैक्टर्स में ये थोड़ी सी दिक्कत थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, पर फॉर्मल सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आई, और जो दिक्कत आई भी इनफॉर्मल में वो फॉर्मल से फुलफिल हो गई। क्या इम्पैक्ट पड़ा डिमोनेटाइजेशन का, जो मनी था या इंटरेस्ट रेट था, ठीक है ना, उसमें क्या असर पड़ा, तो सबसे पहले डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजेक्शन कम होने लगे, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए और फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई। प्राइवेट वेल्थ में क्या प्राइवेट वेल्थ में क्या चेंजेस हो, जो प्राइवेट सेक्टर्स थे या प्राइवेट वेल्थ थी उसमें हाई डोमिनेटेड नोट जो थे वो नॉट रिटर्न, ठीक है, यानी कि डिक्लाइन हो गए, और रियल एस्टेट के प्राइस भी गिरे। पब्लिक सेक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आए। डिजिटलाइजेशन में बहुत सारे न्यू यूजर्स बढ़े जो कि डिजिटल यूज कर रहे थे, ठीक है ना, पेटीएम्स वगैरह इनकी डिजिटल ट्रांजेक्शंस बढ़े, न्यू यूजर्स ऐड हुए, रियल एस्टेट के प्राइस डिक्लाइन हुए और टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा हुआ, ठीक है ना, इंक्रीज, ज्यादा डिस्क्लोजर हुए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स कवर हुआ। तो ये था आपका डिमोनेटाइजेशन।
इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ा है, इसके अलावा क्योंकि एनसीईआरटी में इतना है, क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आएंगे। एक ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया, वे एंड सरवाइव इन द मार्केट। अगर आपको मार्केट में रहना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको, तो ये रीड कर लेना। मैं एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपको रिमेन एंड सर्वाइव करना है मार्केट में तो अपॉइंटिंग करने होंगे क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट। न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा किस चीज़ में, ग्लोबल कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए। अपनी ब्रांड की इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कस्टमर्स के दिमाग में। अंडरस्टैंड करो कस्टमर्स की नीड्स क्या, उन्हें सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो, और एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड करो, उन्हें फेयर रिलेशन देना। अगर आप ये काम कर दो तो मार्केट में आप बने रहते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2015 का सेट है आउटसाइड दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाई बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो आपने मीनिंग पढ़ी वही लिख देंगे। इट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर फोर्सेज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विच हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस पर असर डालते हैं, कोई भी डेफिनेशन हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है जो सेट 1 में आया है वो क्वेश्चन नंबर 18, और पहले भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम लोग। ये केस स्टडीज़ हैं, पढ़ते हैं ढंग से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 इसका पार्ट ए डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट बी हम लोग कर चुके हैं पहले चैप्टर 2 में। तो क्या लिखता है, बीना जैसी उसने अपनी MBA कंप्लीट किया, उसके बाद उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग स्टार्ट करी, ठीक है। द कंपनी अच्छी सैलरी देती थी एम्प्लॉयज़ को, पर्क फैसिलिटीज़ अच्छी थी जो कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से थे, और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लोगों को जितना पैसा चाहिए था उतना प्रोवाइड कराया, यानी कि उतनी ज़रूरत सैलरी देती। ये तो प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिया था, रिमुनरेशन प्रिंसिपल था चैप्टर 2 का पार्ट। कंपनी हैज़ ए गुड वर्किंग कल्चर, अच्छा वर्किंग कल्चर भी था वहाँ पर, ठीक है। बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स भी बहुत अच्छा था टूवर्ड देयर सबॉर्डिनेट। विनी जो थी वो हैप्पी थी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बट ड्यू टू द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे वर्किंग आवर्स के साथ, सी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील, वो अपने लिए खाना नहीं बना पाते थे, और सी हैज़ टू डिपेंड ऑन द आउटसाइड फूड जो कि उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो रहा था। उसने देखा, सी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मैनी ऑफ हर कलीग, जितने भी उसके साथ के कॉलीग थे उन सबको भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। और ना केवल उसकी कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, अदर कंपनीज में भी यही प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम क्यों फेस हो रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन जो वर्किंग थी वो बढ़ रहा था, और इसी के कारण जो हाइजीनिक होम फूड था उसकी एबिलिटीज़ कम होती चली जा रही थी। उसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करी कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, और डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, कि अपनी जॉब छोड़ देगी और सप्लाई करेगी कुकड होम पैक्ड होम कुकड फूड टू द ऑफिस गोअर, जो ऑफिस जा रहे हैं उन्हें देंगे एट ए रीजनेबल प्राइस। तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी खाना बच जाएगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो नियर बाई नाइट सेल्डर्स थे उनको दे दिया जाएगा। तो ये पूरा था। तो कौन से एनवायरनमेंट के बारे में उसने बात करी, सोशल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन में सोशल एनवायरनमेंट की बात चल रही थी, क्योंकि वो किसकी बात कर रही थी, लोगों की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, पर अगर तुमसे इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस पूछी जाती तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ वाली बात आती। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, केस स्टडीज़ थी। उसके बाद इस सेट में कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सेट बी में जाएंगे, सेट सेकंड में जाएंगे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है लिबरेशंस की मीनिंग बतानी है। तो आपने पढ़ रखा है रिमूवल ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हटा देना, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरेशंस बोलते हैं। तो वो मीनिंग लिखनी है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सेट नंबर 3 में कोई चेंजेस नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग दिल्ली के पेपर पे, सीधे चलेंगे। दिल्ली में देखिए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 में कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से रिलेट, ठीक है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिल्ली 2015 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बता दो और उसके कोई भी 3 इंपॉर्टेंस बता दो। 2050 उसके बाद सेट बी या सेट सेकंड और सेकंड थर्ड, सेट थर्ड में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये तो था हमारा 2015 की बात। अब चलते 2016 के क्वेश्चन पेपर पे। 16 में जो क्वेश्चन आया है वो सेट 1 में आपका, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली 2016 के पेपर में सेट 1 क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15, क्योंकि यही क्वेश्चन आया। और कोई क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं सीधे। 15 केस स्टडीज है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट के पता लगाने और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, एवव, ठीक है ना, डिस्कस इन द एवव केस, जो ऊपर केस दिए गए। सबसे पहले विद द चेंजिंग इन द कंज्यूमर हैबिट ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे जैसे लोगों की हैबिट चेंज हो रही थी, द नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस। ठीक है, जो नीलेश थे पहले किसकी दुकान थी, उनकी मिठाइयों की दुकान थी, बाद में उन्होंने चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि लोगों की कंजप्शन हैबिट चेंज हो रही थी। ये देखा मुझे सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ द दिवाली इज ऑफर द चॉकलेट्स, ये भी लाइन सोशल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रही कि वो ऑफर करते थे जब भी दिवाली वगैरह फेस्टिवल्स होते थे, तो उसमें चॉकलेट्स अट्रैक्टिव पैकेजिंग में देते थे, एट रीजनेबल प्राइजेस पे जाते थे। ये एंटिसिपेट द ह्यूज डिमांड एंड क्रिएट ए वेबसाइट। ठीक है, उन्होंने एंटिसिपेट करी ह्यूज डिमांड जो होने वाली थी, उसे पता लगाया और उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई। ठीक है, वेबसाइट भी बनाई। ये क्रिएट ए वेबसाइट वाली बात क्या शो कर रही है? टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, आगे क्या लिखा हुआ है कि टेकिंग द ऑर्डर्स, ठीक है ना, टेकिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने लगे। ये टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो सोशल एनवायरनमेंट ये दिख रहा मुझे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? ही गॉट ए लॉट ऑफ द ऑर्डर्स ऑनलाइन एंड अर्न द ह्यूज प्रॉफिट बाई सेलिंग द चॉकलेट। तो दो आपको दिख रहे होंगे, एक आपको सोशल एनवायरनमेंट, दूसरा टेक्निकल एनवायरनमेंट, वो दोनों यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। और 2016 में क्वेश्चन नंबर आपका सेट बी में कोई चेंज नहीं है, सेट सी में कोई चेंज नहीं है आपका। सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेट आउटसाइड दिल्ली में, सॉरी आउटसाइड दिल्ली डिस्कस हो गया। दिल्ली में, दिल्ली के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर सेट ए में क्वेश्चन नंबर 15 वहाँ पर भी देखेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। ये आउटसाइड दिल्ली का पेपर है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होके आया, चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करता हूँ। अब आ गए हम लोग 2016 में दिल्ली के पेपर पे सेट 1 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 15 ही क्वेश्चन नंबर है, उसे डिस्कस करेंगे, वो भी केस स्टडीज है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या निकालना है आपको? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द वेब ऑफ केस। वेब ऑफ केस क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिसेंटली द रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स अनाउंस बाय द बैंक। ठीक है, अब क्या हुआ कि रिसेंटली क्या हुआ है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था उसमें डिक्रीज हो गया है, बैंक ने ऐसा अनाउंस किया है। तो अमित जो एक साइंस का स्टूडेंट था प्रोग्रेसिव स्कूल का, उसने इस लोन को लिया है एसबीआई से, एक लोन को लिया है एसबीआई से, जिससे वो एक्सपेरिमेंट और डेवलप कर सके एक ऐसी कार जो कि फ्यूल, ठीक है, जिसमें फ्यूल जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? गार्बेज से होगा। ठीक है, तो पहली तो ये बात, जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ है, ये तो हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और जब ये बात चली कि ऐसा फ्यूल बनाएगा जो किससे प्रोड्यूस होगा? गार्बेज से, ये चल रही है आपकी टेक्नोलॉजी की बात, टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात चल रही है आपकी, ये आपकी चल रही है टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात।
उसके बाद लिखा है कि सच उसने ऐसी कार डेवलप करी, ही डेवलप सच ए कार, एंड उसके बाद एग्जीबिशंस लगाई साइंस फेयर में, ठीक है, और ही अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज फॉर दिस इन्वेंशन, उसे पहला प्राइज मिला। कौन से आपको फैक्टर्स डायमेंशंस बताने, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों एक्सप्लेन करने हैं आपको। अब चलते हैं सीधे 2017 के पेपर की ओर, क्योंकि 2016 में और कोई क्वेश्चन नहीं था। सेवनटीन में पहले आउटसाइड दिल्ली का देखेंगे हम लोग, ठीक है, फिर दिल्ली के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2017 आउटसाइड दिल्ली सेट 1, इसमें जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आपसे, कह रहे हैं इन द अबव पैराग्राफ टू मेजर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब होती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ी थी वही बात चल रही है, ठीक है। तो उसका आपको पता है कि LPG ये मेन उसका पर्पस था, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए आए थे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे। और दूसरा, एक्सप्लेन एनी थ्री ब्रीफली एनी थ्री इम्पैक्ट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट ऑन इंडिया बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो बताना। तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं। एक तो इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, या फिर आपके डेवलपमेंट फॉर द नेसेसिटीज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक्सपोर्ट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो कोई भी तीन आपको यहाँ पर बताना है। तो हम लोगों का पार्ट ए जो है वो ऊपर केस से रिलेट करता है, तो केस पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है नरनराज नेटवर्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लीडर कंपनी इन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन USA, ठीक है। नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक कंपनी थी जो कि लीडर कंपनी है टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में USA में, क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर कनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गुड्स बनाते हैं। तो कह रहे हैं उनका लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो कि इन्वेंट करते हैं द विच इन्वेंटेड, जिसने इन्वेंट करी द फर्स्ट स्मार्ट वॉच WI, एक स्मार्ट वॉच बनाई है जो कि टाइम के साथ साथ अदर पैरामीटर्स भी दिखाते हैं, हेल्थ पैरामीटर्स दिखाते हैं, जैसे कि हार्ट बीट बताना, ब्लड प्रेशर बताना, ये चीज़ें भी। While in the searching of the market abroad, the company is founded at the India. The reforms process has been underway with the aim of expediting the phase of the economic growth. जब उन्होंने मार्केट सर्च करना तो उन्हें दिखा कि इंडिया एक जो है, जो उसके में रिफॉर्म्स प्रोसेस हो रहे हैं जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सलेट करना चाहते, तो कंपनी डिसाइडेड कि हम लोग इस एडवांटेज को यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंसी रिक्वायरमेंट हट चुके थे, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अवेयर दैट देयर इज एन इंक्रीज द लेवल ऑफ द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया शुड बी द इंडिया कुड बी मेड द बेस, उन्होंने कहा बेस बनाएंगे, ठीक है, फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फॉर इट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इट सेटअप द ऑफिस इन द गुजरात, बनाया उन्होंने ऑफिस विद व्यू टू कैप्चर द इंडिया मार्केट, जिससे कि इंडियन मार्केट कैप्चर कर सके। हेड ऑफिस उन्होंने ऑफिस अपना सेट गुजरात में किया। इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ द टाइम, बहुत कम समय में द कंपनीज इंगेज इन द मार्केट लीडर, ठीक है, किसमें इमर्ज हो गई है, इमर्ज हो गई एज ए मार्केट लीडर ऑफ द कंपनी एंड अट्रैक्ट मैनी अदर प्लेयर्स, और बहुत सारे अदर प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट किया टू एंटर द मार्केट, ठीक है। कंपटीटर्स रिजल्टिंग इन द रिड्यूस द प्राइस देयर बाई बेनिफिटिंग द कस्टमर्स, और कंपटीशन के लिए यानी क्या हो रहा है कि रिडक्शन इन द प्राइस भी है। तो कौन से जो कि बेनिफिट्स किसको मिला, कंज्यूमर्स को मिला या कस्टमर्स को मिला। तो कौन से दो मेजर पोर्शन यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, तो हम लोग को पता है LPG 3 था। तो प्राइवेटाइजेशन तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि कोई ओनरशिप नहीं दी, तो लिबराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दो कॉन्सेप्ट यूज हुए।
लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। ऊपर से इकोनॉमी के लिए उन्हें एक बेस मिल रहा था, इंटरडिपेंडेंसी थी। यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी है, तो अगर मैं लाइन ने कोटेट करूँगा तो सबसे पहले बात कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो पहली लाइन हम लोगों ने पढ़ी है तो यहाँ पर ये लिखा है कि लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट वाली लाइन, ठीक है ना। तो ये तो आपका लिबराइजेशन का कॉन्सेप्ट करता है। और यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ द इंटरेक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका ग्लोबलाइजेशन। तो बस यही दो चीज़ों के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन 2017 यानी कि 2017 में बस यही एक क्वेश्चन आया था। सीधे चलते हैं 2018 पे। 2018 में जो क्वेश्चन आया था आपका वो भी एक केस स्टडी थी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग सीधे। क्वेश्चन नंबर 21 2018, क्वेश्चन नंबर 21 एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द एबव पैरा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ सच कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई करोगे उसको, उसके कोई भी 4 इंपॉर्टेंस बता देना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा आइडेंटिफाई किया वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का नाम दे रखा है कोनार्क लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस थे, जो कि, ठीक है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड थे, ठीक है। इट इज़ अर्निंग वाज वेरी लो, बहुत कम रेवेन्यू होता था एज कम्पेयर टू द कम्पीटेड जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अदर जो उनके कंप्यूटर्स बनाते थे उनके कंपैरिजन में उनका रेवेन्यू कम था। नोवा लिमिटेड सिचुएशन इन द बॉम्बे, उसके बाद, ठीक है, नोवा लिमिटेड उनकी मुंबई में से, नोवा लिमिटेड बॉम्बे में सेटअप थी, ठीक है, जो कंप्यूटर्स थे उनके, ठीक है। बोथ दोनों ही आर ऑपरेटिंग डिफरेंटली बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है। ऑपरेशंस अफेक्टेड बाय देयर बाई डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स, दोनों के ही, ठीक है, ऑपरेशन किसकी वजह से अफेक्टेड होते थे, बाय द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर, ठीक है। ये हो गए आपके स्पेसिफाई फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफाई एनवायरनमेंट। In addition to the individual firms to their field also affected indirectly by the money supply का मतलब economic factor in the economy, compensation of the family, social environment और technological changes। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई हुआ। तो स्टेट द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एंड, तो कौन कौन से, एक तो पहला पॉइंट टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस वाला, कौन सा फीचर्स कौन सा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस वाला, तो ये आपको बताना था यहाँ पर। तो पहले कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद उसका कौन सा फीचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड द स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस, ये वाला आपको बताना है। उसके कोई भी 4 इंपॉर्टेंस बता देने। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला, ठीक है ना, अर्ली वार्निंग सिग्नल वाला, ट्रैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, रैपिड विद द चेंजेस, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, में से कोई भी 3 आपको बताना। 2018 में बस यही था क्वेश्चन। नाइनटीन में चलते हैं। ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड में उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले 2019 आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट 1 कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 14 आया आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, और करके जो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। तो कोई खास नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों पूछे गए।
उसके बाद अगर हम लोग सेट बी में चलते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 है। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे जो आउटसाइड दिल्ली में आए थे। ठीक है, दिल्ली में जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया सेट ए में, वो आपका केस स्टडीज है, उसी को डिस्कस करेंगे अभी। सेट टू की बात करें तो सेट टू में आपका क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है, बस क्या पूछे गए इसमें इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं और फोर पॉइंट बताने इम्पैक्ट क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इंडस्ट्री पे। तो वही आपको इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग, ठीक है, कस्टमर्स, मार्केट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट इज ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिखने। इंपॉर्टेंस लिखने हैं आपको बिजनेस एनवायरमेंट। सेट थ्री में अगर हम लोग चलते हैं तो सेट थ्री में भी क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेट थ्री क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायमेंशन, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिफॉर्म्स विच हैज़ द इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबलाइजेशन और लिबरेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सीधे दिल्ली में जो क्वेश्चन आया आपका सेट ए में, उसमें डिस्कस करते हैं। वो केस स्टडीज है। ठीक है, 2019 दिल्ली सेट ए क्वेश्चन नंबर 14, ये केस स्टडीज है, इसी को पढ़ते हैं और इसके बाद फिर सीधे सैम्पल पेपर चलेंगे और कोई क्वेश्चन है नहीं चैप्टर 3 से रिलेटेड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हाईलाइटेड होंगे ऊपर, आपको वो एक्सप्लेन करने। ठीक है, महिंद्रा एगो लिमिटेड स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द हार्मफुल एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर वेस्ट। ठीक है, उन्होंने एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जो केमिकल्स फ्री फर्टिलाइजर वेजिटेबल्स, ठीक है, ऐसे वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराएंगे, फर्टिलाइजर वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराएंगे जो कि हार्मफुल भी नहीं होंगे और केमिकल फ्री भी होंगे। ठीक है, दे आर कंडक्टेड ए सर्वे टू फाइंड आउट द कस्टमर प्रेफरेंस फॉर सच वेजिटेबल। उन्होंने एक सर्वे करवाया, दे फाउंडेड दैट द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स वर कंसर्न्ड अबाउट द हार्मफुल केमिकल बीइंग यूज्ड इन द ग्रोइंग द वेजिटेबल्स। दे फाउंड दैट द 90% ऑफ द हाउस होल्ड आर वर सर्चिंग फॉर इट्स ऑल्टरनेटिव। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और 90% लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट द ग्रुप ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। उन्होंने एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के ग्रुप को बुलाया टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स बाय द फार्मर्स। ठीक है, कि प्रोसीजर्स दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फार्मर्स इन ए न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने डिसाइड किया कि फार्मर को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे, ग्रो करेंगे केमिकल फ्री वेजिटेबल्स टू न्यू इनोवेशन मेथड्स के साथ। जब यहाँ तक ये बात चल रही थी हेल्थ के बारे में, लोगों के बारे में, ये तो हो गया सोशल एनवायरनमेंट की बात। और जब ये कह रहे हैं कि न्यू मेथड्स डेवलप करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, एक्सपर्ट सजेस्टेड द सॉइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स थ्रू विच द फार्मर कैन क्रिएट एविडेंट एंड लास्टिंग हार्वेस्ट। तो ये जो मेथड्स बताए, ये आपका कौन सा हो गया, टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो दोनों एनवायरनमेंट आपको बताने, सोशल एंड टेक्निकल डायमेंशंस। ठीक है, अब लास्ट सैम्पल पेपर सेशन 1920 का। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 26। 4 क्वेश्चन आप देखोगे, डैश इज कंसिडर्ड ए मेजर एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड एक्सटेंड द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इन्वर्शन इन ए बिजनेस। ठीक है, अब इसमें से मेजर एलिमेंट्स क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, एक्सटेंशन एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेंशन इन द इंटरवेंशन इन द बिजनेस। पहला है कि गवर्नमेंट का नेचर या इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस क्या है बिजनेस में।
दूसरा है प्लान आउटले इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तीसरा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड बाय द लीगल अथॉरिटीज। तो ए वाला पार्ट जो है वो आपका किसका मेजर एलिमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर लीगल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कर फोर्सेज और प्लान आउटले इन द प्राइवेट इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी नहीं है। तो कौन सा आता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन किसमें, बिजनेस में। पॉलिटिकल में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पॉलिटिकल में क्या होता है कि गवर्नमेंट का बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स द बिजनेस, ये पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा इसका ये। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। By quotating the line, identify and explain the 2 points importance of the business environment. Explain any 2 importance point of the business environment. कोई भी दो बताने business environment के। ऊपर पढ़ते, गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अपॉइंटर्स प्रपोजल टू लॉन्चिंग ए सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीजिंग द इजीनेस एंड यूजफुल फॉर द कस्टमर। गवर्नमेंट ने ये कहा कि ऐसा करते हैं, लॉन्च करते हैं सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड को इशू करेंगे जिससे ज़्यादा आसानी रहे, ज़्यादा यूजेस कर सके कस्टमर। द कार्ड विल बी कॉल्ड द नेशनल मोबिलिटी कार्ड। उसका नाम क्या रखा गया, ये रखा गया। देयर will have the unique adventures for making the payment in the metro, bus, parking, मेकिंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द विजिटिंग अब्रॉड। कह रहे हैं कि इसमें कुछ एडवांसेस थे, जैसे आप पेमेंट कर सकते हैं मेट्रो का, बिल का, पार्किंग का, या कोई भी ट्रांजेक्शन, मेकिंग ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं जब आप अब्रॉड विजिट करते हो, ठीक है, बाहर जाते हो। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ द मेगा बैंक डिसाइडेड टू लॉन्च द मेगा मोबिलिटी कार्ड। ये न्यूज़ सुनते ही जो एक बैंक थी उसने क्या लॉन्च कर दिया, एक कार्ड लॉन्च कर दिया इसी पे बेस्ड, ठीक है, ऑन ए सिमिलर लाइन, इसी पे, ठीक है। और सो डैट दे कुड द फर्स्ट एक्सप्लोटेड द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इट इज़ द, उसने क्या किया, पहली अपॉर्चुनिटीज गेन करी, यानी कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी और गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो पहला पॉइंट तो यही मुझे मिल गया, आइडेंटिफाई एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस दे ले डाउन टू प्लान टू हायर द मोर pupils in their marketing department and prepared the guidelines to train their sales force to market the new card facilities while launching by the bank, ठीक है। जैसे इसके साथ साथ उन्होंने इम्प्रूव करी अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करी। दे लेड डाउन द प्लान्स, उन्होंने प्लान्स बनाए कि कैसे मोर, ठीक है, हायर द मोर पीपल्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ज़्यादा लोग अपॉइंट करेंगे और उन्हें एक ट्रेनिंग देंगे, गाइडलाइंस करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि सेल मार्केट न्यू कार्ड फैसिलिटीज़ को कैसे लॉन्च करें, ठीक है। तो ये हो गई इम्प्रूव परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये 2 पॉइंट्स हुए आपके, तो यही दो को एक्सप्लेन करने थे आपको, ठीक है। तो इन पेपर्स आज चैप्टर 3 का ये वाला भी टॉपिक कवर हो गया, हम लोगों के पेपर कवर हो गए सारे, सैम्पल पेपर कवर कर दिए। चैप्टर 3 से रिलेटेड हम लोगों ने 15 से 19 तक के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, जो हम लोगों के सेशन 19-20